जय हिंद। नमस्कार साथियों, कल जीसीएम स्टाफ साइट के सचिव शिव गोपाल मिश्रा जी की एक मीटिंग तय थी जो कि 10 फरवरी 12 बजे होनी थी। तो वो मीटिंग हो गई है। उसमें कुछ पॉइंट्स निकल के आए हैं कि क्या उस मीटिंग के अंदर डिस्कस हुए। जो पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। आगे लेटर जारी किया है उन्होंने, लेटर के माध्यम से समझेंगे। तथा उसके अलावा सीआरपीएफ ने भी 12 मांगों के सुझाव सरकार को भेजे हैं। क्या ये माने जाएंगे, क्या वो सुझाव दिए हैं उन्होंने, उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जो 10 फरवरी की जो मीटिंग पॉइंट्स थे उसमें शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी जो हैं उनके द्वारा ये लेटर जारी किया। यहाँ पर आप देखें जनवरी 10, 2025 का एड्रेस टू इन्होंने किया ऑल द स्टाफ साइट मेंबर्स ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम डियर कोऑर्डिनेट्स। सब्जेक्ट उन्होंने लिखा इश्यू डिस्कशंस इन द स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ नेशनल काउंसिल जेसीएम हेल्ड ऑन 10/2/2025 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सेक्रेटरी डीओपीटी। तो ये जो मेंबर यहाँ पर प्रेजेंट थे ये इन्होंने नाम लिखे, खुद श्री शिव गोपाल मिश्रा जी सेक्रेटरी हैं। उसके अलावा जो मेंबर थे 8 मेंबर वहाँ पर प्रेजेंट रहे। और ये जैसे कि उन्होंने बताया सेक्रेटरी डीओपीटी के अंदर ये पॉइंट्स कुछ यहाँ पर डिस्कस हुए हैं। दोस्तों ये क्या पॉइंट डिस्कस हैं, मुख्य बिंदु पर क्या बात हुई वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्य बिंदु है इनके 8वें सीपीसी के संदर्भ में शर्तें क्या रखी। स्टाफ साइट ने अपनी सिफारिशें दी और सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़े मुद्दों पर विचार करने का अनुरोध किया। दोस्तों दूसरा पॉइंट में जो मुख्य रहा, रेलवे और रक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों की सुरक्षा, इन क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए जोखिम भत्ते और अन्य लाभों की आवश्यकता पर चर्चा की गई। दोस्त तीसरे में परिवार भत्ता और न्यूनतम वेतन, वृद्ध माता पिता और बच्चों के देखभाल के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग की गई। चौथे में पेंशन में सुधार, संसद की स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू करने और पेंशन में समय समय पर वृद्धि पर जोर दिया गया। पांचवा पॉइंट में रहा गैर व्यावसायिक वेतनमान, यानी कम वेतन वाले कर्मचारियों के वेतन में सुधार हो और छात्रावास भत्ते की मांग भी यहाँ पर की गई है। छठे में रेलवे से संबंधित मुद्दे थे जिसमें जोखिम भत्ता और 50% डीएडीआर विलय और सभी लंबित कैडर समीक्षा प्रस्तावों को शीघ्र हल करने की मांग की गई। अब यहाँ पर समझने वाली बात है दोस्तों, जो 50% डीएडीआर विलय का ये कह रहे हैं कि जब जो भी आपकी अभी एट प्रेजेंट बेसिक है उसमें 50% डीए या डीआर को मर्ज करना है। उसके बाद जो भी 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर निकल के आएगा उसके बाद उसको इनटू किया जाएगा और बचा हुआ जो डीआर है वो उसमें दिया जाएगा। वर्तमान में अभी 53% डीएडीआर है, आने वाले जनवरी से 56% हो जाएगा। लेकिन उनकी मांग है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगने से पहले 50% डीएडीआर को मर्ज किया जाए पेंशन और बेसिक में। तो उससे क्या होगा कि दोस्तों जब उसमें फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो सैलरी में आपकी बढ़ोतरी होगी। तो ये उन्होंने यहाँ पर मांग की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इस पर उन्होंने कहा कि इसको पहले डीएडीआर का विलय किया जाए और अभी आगे आपका जो सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होने की संभावना होगी। अब इसके अलावा दोस्तों जैसे कि टीओआर के लिए सभी विभाग से सुझाव मांगे गए हैं। अब ये एक सुझाव यहाँ पर 8th पे कमीशन केंद्रीय अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ के 8वें वेतन आयोग के संदर्भ शर्तों पर दिए गए 12 सुझाव उन्होंने दिए हैं। क्या वो सुझाव है हम आगे उनमें चर्चा करते हैं। उससे पहले यहाँ पर क्या लिखा है ये देख लेते हैं। 8th पे कमीशन सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों यानी कि टीओआर पर 12 अहम सुझाव दिए गए हैं। इनमें ओपीएस, पैरामिलिट्री भत्ता, टैक्स फ्री जोखिम भत्ता, टैक्स फ्री राशन भत्ता और 2IC का पे स्केल लेवल 12 से 13 में अपग्रेड करने जैसे कई दूसरे महत्वपूर्ण सुझाव शामिल हैं। आगे विस्तार इसका क्या है, केंद्र सरकार के पिछले माह 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तों यानी कि टीओआर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सुझाव मांगे हैं। गृह मंत्रालय ने सभी केंद्रीय बलों के सुझाव देने के लिए कहा है। केंद्रीय बल सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, एनएसजी और असम राइफल्स को अपने सुझावों की उचित स्पष्टीकरण तथा दस्तावेजों सहित विस्तृत रिपोर्ट पेश करनी थी। तो जिसमें सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर की तरफ से 8वें वेतन आयोग की संभावित संदर्भ शर्तें पर 12 अहम सुझाव दिए गए हैं। दोस्तों जो 12 अहम सुझाव क्या है, फर्स्ट यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर की बात कही गई है जो कि 2.86 हो। दूसरे में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री भत्ता दिया जाए। तीसरा उन्होंने सुझाव दिया है केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में पुरानी पेंशन लागू हो। चौथे में
में इन बलों में 1 रैंक 1 पेंशन का प्रावधान हो। छठे में बढ़ती हुई महंगाई दर को ध्यान में रखते हुए शिशु शिक्षण भत्ता बढ़ाया जाए और 12वीं कक्षा के बाद इसे स्नातक तक लागू किया जाए। यह संपूर्ण राशि आयकर से मुक्त किया जाए। दोस्तों आगे वाला पॉइंट है सीआरपीएफ कर्मियों को मिलने वाले राशन भत्ते को आयकर सीमा से बाहर किया जाना चाहिए। फिर अगला पॉइंट सीआरपीएफ कर्मियों को मिलने वाला जोखिम भत्ता भी आयकर की सीमा से बाहर रखा जाए। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की आयकर भुगतान कर रहे हैं उन्हें अन्य करों से मुक्त किया जाए, जैसे रोड टैक्स और वाहन टैक्स आदि। सीआरपीएफ के एक ग्रुप में सेंटर में कम से कम 4 या 5 ड्यूटी बटालियन संबंध हैं जो अलग अलग राज्यों जिलों में पदस्थित हैं, लेकिन एक ही ग्रुप केंद्र होने के कारण कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता तथा यात्रा अवधि नहीं दिया जाता है। अतः कर्मियों को स्थानांतरण भत्ता या बटालियन मुख्यालय के आधार पर किया जाए, न कि संबंधित ग्रुप एवं मुख्यालय के आधार पर दिया जाए। द्वितीय कमान अधिकारी रैंक का पे स्केल लेवल 12 से अपग्रेड करके 13 पे बैंड आर्मी संरचना के जैसा किया जाए। अधिकारी का अवकाश आवास भत्ता अन्य रैंक के पीवीआर के बराबर किए जाए। कर्मियों के आश्रितों के माँ बाप की देखभाल के लिए एक मुफ्त स्पेशल लीव जैसे सीसीएल की तरह प्रावधान किया जाए। केंद्रीय बलों में ओपीएस पर भी नहीं बन रही है बात, यानी कि ओपीएस की भी इनकी काफी समय से मांग है दोस्तों, जो कि अभी तक उस पर भी कोई विचार नहीं हो पाया है और कोर्ट केस भी हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे लगाया गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो ओपीएस को भी लागू करने की मांग की। तो ये पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, इनके द्वारा भी ये अब मांगे उठने लगी हैं दोस्तों। तो इसी तरह से डिफेंस के भी, आर्मी नेवी एयरफोर्स से भी टीओआर के लिए पॉइंट जरूर मांगे जा रहे होंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया में हाईलाइट नहीं हो पा रहे हैं। तो आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि आगे क्या क्या पॉइंट उनसे लिए गए हैं वो भी सार्वजनिक हो, ताकि सभी को उसका पता रहे। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।